Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 13 regarding the course Risk Management and Insurance FNC710. Today in this lecture we are going to start a new things, that are the financial operations of the insurers. कि insurers आगे अब further किस तरह से और कैसे operate करती हैं, how they are going to operate it, how they are going to move it, and किस तरह से उनकी operations को हम आगे लेकर आगे further चल रहे होते हैं. That means we are starting with the new things कि हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं. कि वहाँ तो हम लोग पढ़े थे इंश्योरेंस कंपनीज के ऑपरेशंस कैसे आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस की तरफ हम कैसे मूव करेंगे. तो सी स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे इसमें, प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी ऑफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कैसे व्यवहार करती हैं, रेट मेकिंग इन कंपनी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस, रेट मेकिंग इन लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इंश्योरेंस. ये सारी चीजें हमने देखनी है कि दैट हाउ दे आर बीइंग मर्ज्ड एंड हाउ दे आर बीइंग टुगेदर्ड. कि प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंसेस कितनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, रेट मेकिंग एंड प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंसेस कैसे हैं, रेट मेकिंग इन लाइफ इंश्योरेंस एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द इंश्योरेंस. सबसे पहली चीज जो हमने आइडेंटिफाई करनी है वो क्या है, प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरर्स के. प्रॉपर्टी क्या है और कैजुअलिटी ऑफ इंश्योरर्स की क्या चीज हमारे पास, कॉजुअलिटी वजह क्या है, पर्पस ऑफ इंश्योरर्स क्या है, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंश्योरर्स. कि इंश्योरर्स की प्रॉपर्टी कौन सी है और उनके पीछे वजह किस चीज की बेस पे एग्जिस्ट कर रही है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं और किस तरह से इनकी वर्किंग हमारे सामने नजर आती है. सो देयर एग्जिस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की क्या वर्किंग, अच्छा ये याद रखिएगा, नॉर्मल इंश्योरर एंड लाइफ इंश्योरेंस both have different times of working, both की जो ऑफ डिफरेंट वर्किंग, यानी इनकी वर्किंग्स क्या ऑल टुगेदर डिफरेंट है. यानी हम ये नहीं कह सकते कि सेम है, इंश्योरेंस कंपनीज की सेम होती हैं बस डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती है. नो, इट्स नॉट बी द रीजन, ये रीजन नहीं आती इसमें. दैट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैज सम डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट मीनिंग्स. रेट मेकिंग इन प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस के रेट मेकिंग क्या है इन प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस में, कि किस तरह से हम रेट मेक करते हैं और किस तरह से प्रॉपर्टी कॉजुअलिटी में आती हैं. ठीक है ना. द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इंश्योरेंस के फाइनेंशियल क्राइसिस किस किस्म के हैं और इंश्योरेंस कैसे इसमें से डील करते हैं. ठीक है. हाउ दीज फाइनेंशियल क्राइसिस आर बीइंग मेड एंड हाउ दीज फाइनेंशियल क्राइसिस आर बीइंग डेवलप्ड, कि किस तरह से हम इसका फाइनेंशियल क्राइसिस को डेवलप करते हैं और किस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस सामने नजर आते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास किस किस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आ रहे हैं. ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. और कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आएंगी. अब हम ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं. तो जब हमारे पास आ रही हैं तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू सी इट कि क्या है. अच्छा ये कहां से हम ले रहे हैं, दैट इज अगेन द चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 जो आपके पास है उसमें से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दैट इज द केस कि हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू आर ओवरऑल टेक्स्ट बुक. कौन सी टेक्स्ट बुक थी, अगेन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस बाय जॉर्ज रिचडा. ये उससे रिलेटेड है और उसी में से हैं. आज कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे, कुछ फार्मूलाज देखेंगे. नाउ अभी तक हमने मोस्टली थ्योरेटिकल लेवल्स देखे क्योंकि इंश्योरेंस लेवल पे ज्यादा थ्योरेटिकल है कि बिकॉज यू हैव टू डेवलप अ पॉलिसी, बट कुछ चीजें उसमें मेजरमेंट्स हैं, उसमें रिस्क असेसमेंट्स देखनी है कैसे हो रही हैं. तो वो रिस्क असेसमेंट्स के लिए आज कुछ टेक्निकल चीजें देखेंगे जिसमें एक फर्म की हमने रिस्क असेसमेंट करनी है और उस फर्म को इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है. तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट हमने कैसे और किस तरह से उसकी रिस्क असेसमेंट हमें उसे देनी है या प्रोवाइड करनी है. तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे किस तरह से रिस्क असेस कर सकते हैं, उसका हम कैसे उसका रिस्क असेस करके हम अपने पास ला सकते हैं. तो दैट वी आर हम सबसे पहले उसकी यही देखेंगे कि हाउ दीज रिस्क आर बीइंग असेस्ड और रिस्क असेस करके हमारे पास कैसी चीजें सामने आ रही हैं. तो यहाँ पे हमने आज देखना है कि प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, रिस्क making in property and casualty insurance, rate making in life insurance and financial crisis and insurers के financial crisis कितने हैं और insurers को कैसे deal किया जाता है. So that we are going to start with it. सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस. सबसे पहले देखना है कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस की क्या चीज आती है. व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस की, कॉजुअलिटी इंश्योरेंस की क्या वैल्यूज आ रही है. बैलेंस शीट, अ समरी ऑफ व्हाट द फर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ये नॉर्मली हमने ही पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में. क्या था ये, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी. क्या आ रही है यहाँ पे,
टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी की, ये लायबिलिटीज कितनी आ रही है और ओनर्स इक्विटी कितनी है। तो दैट मीन्स टोटल एसेट्स जो आ रहे हैं हमारे पास क्या है, दैट इज टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी की, ये टोटल लायबिलिटीज कितनी है और ओनर्स इक्विटी हमारे पास कितनी आ रही है। तो दैट मीन्स इट मीन्स दैट लायबिलिटी एंड इक्विटी को प्लस किया तो दैट वी गॉट द टोटल एसेट्स। क्या आ जाएंगे हमारे पास, टोटल एसेट्स आ जाएंगे, दैट इज टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो मीन्स वी रिक्वायर एज स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी। तो मीन्स टू से जिस तरह नॉर्मल किसी फर्म की हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वैसे ही हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है इंश्योरेंस कंपनी की। कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं आता, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट होता तो दैट मीन्स दैट इज बीइंग सॉल्व। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो बैलेंस शीट अप्रोचेस हैं ये सबके लिए सेम है, इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रही होती। कोई भी इसमें वेरिएशंस आ रही हो तो वो नजर आ रही होती है, दैट हैज अ सम मीनिंग्स एंड समथिंग दैट इज बीइंग इवॉल्व्ड, कि कुछ हमारे पास इवॉल्व हो रहा था और कुछ चीजें इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो दैट मीन्स टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के, टोटल लायबिलिटीज कितनी है एंड ओनर्स इक्विटी कितनी और कैसे आ रही है। तो दैट मीन्स टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एबीसी इंश्योरेंस कंपनी, अब देखें इसमें अब कैसे इसकी बैलेंस शीट बनती है। एसेट्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं वो ये हैं, और लायबिलिटी और इक्विटी में ये चीजें इन्वॉल्व है। नॉर्मल से थोड़ी सी इनकी बैलेंस शीट के आइटम्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ एसेट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक, रियल एस्टेट, कैश, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, दीज आर नोन टू बी इन्वेस्टेड एसेट्स। और ये इन्वेस्टेड एसेट अगर मैं पूछूं तो ये किस पैसे से लिए गए होंगे, डेफिनेटली ये वही पैसा है जो आप लोग इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम देते हैं। ये वही पैसा है जो आप इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम दे रहे होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम देने के बाद आपके सामने नजर आ रहा होता है कि यार ये हमारे पास पैसा है और हमने इसी को यूज करते हुए आगे चलना है और इन्हीं के सामने लेकर आगे चलते जाना। तो दैट मीन्स दिस इज नोन टू बी एज अ टोटल इन्वेस्टेड एसेट्स। ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन टू बी एज अ टोटल इन्वेस्टेड एसेट्स, कि बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक, रियल एस्टेट, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो दैट इज नोन टू बी एज अ टोटल इन्वेस्टेड एसेट्स। क्या कहेंगे इसे हम, टोटल इन्वेस्टेड एसेट्स है हमारे पास, दैट इज 392 मिलियन। कितने हमारे पास, 392 मिलियन है। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रीमियम रिसीवेबल। जिन लोगों का प्रीमियम ड्यू है लेकिन अभी तक उन्होंने प्रीमियम दिया नहीं है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ प्रीमियम रिसीवेबल। क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज आर प्रीमियम रिसीवेबल, कि ये हमारा प्रीमियम एक तरह से रिसीवेबल में आ रहा है, कि जो अभी हमने प्रीमियम कलेक्ट करना है और वो कितना आ रहा है, दैट इज 29 मिलियन, 29.6 मिलियन। ये कितना प्रीमियम मैंने कैलकुलेट कर कलेक्ट करना है, दैट इज 29.6 मिलियन। डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट 400,000 का आ रहा है, डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट कितने का लिखा हुआ है, 400,000 का। देन अदर एसेट्स 18 मिलियन के, कितने के हैं वो अदर एसेट्स, 18 मिलियन के हैं। टोटल एडमिटेड एसेट्स क्या हैं, टोटल एडमिटेड एसेट्स कितने आ रहे हैं वो, दैट इज ऑफ 440 मिलियन। कितने आ रहे हैं वो, 440 मिलियन आ रहे हैं। तो दैट इज नोन टू बी एज अ टोटल एडमिटेड एसेट्स के, यानी हमारे पास जो टोटल एसेट्स है ना यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास है। अब गौर से देखिए तो मैक्सिमम इसमें एसेट्स जो है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रीमियम्स, बिकॉज ऑफ समथिंग, यानी आपके पास अर्निंग एसेट्स यहाँ से यहाँ तक हैं जिनसे आप अर्न कर रहे हो और जिससे आप लॉसेस को कवर कर रहे हो। तो ये सारे के सारे लॉसेस क्या हैं, दीज आर नोन टू बी एज योर अर्निंग एसेट्स। क्या कहलाएंगे, ये अर्निंग एसेट्स हैं और इन्हीं से हम अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इनसे अर्न कर रहे हैं और अर्न करते जा रहे हैं और इसी में से अर्न करके हमारे सामने चीजें क्लियर हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास कितने आगे, बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक, रियल एस्टेट, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड टोटल इन्वेस्टेड एसेट्स हैं। हमारे पास कितने हैं, बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक, रियल एस्टेट, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड टोटल इन्वेस्टेड एसेट्स। क्या आ रहे हैं हमारे पास, टोटल इन्वेस्टेड एसेट्स आ रहे हैं, यानी ये हमारे पास एसेट्स हैं जो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रीमियम रिसीवेबल्स हैं, कितने हैं हमारे पास, 29.6। डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं 400,000 एंड अदर एसेट्स हैं 18 मिलियन। कितने हमारे पास, 18 मिलियन के अदर एसेट्स हैं। तो टोटल एडमिटेड एसेट्स कितने हो गए, 440 मिलियन के आगे हमारे पास 440 मिलियन एडमिटेड एसेट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। लॉस रिजर्व्स आ गए हमारे पास, क्या चीज आ गई, लॉस रिजर्व्स आ रहे हैं हमारे पास, लायबिलिटीज हैं। लॉस रिजर्व में हमारे पास कितना आ रहा है, 120 मिलियन हमारे पास लॉस रिजर्व्स हैं। कि अगर हमारे पास जो हमारे पास लायबिलिटी के जो लॉसेस कैलकुलेटेड हैं वो कितने हैं, 120 मिलियन। अनअर्न्ड प्रीमियम, जिन पे अभी तक हमने क्लेम नहीं किया, क्या नहीं क्लेम किया हमने, कोई लॉसेस या कोई किसी तरह का डैमेज क्लेम नहीं हुआ, तो दीज आर नोन टू बी एज अ अनअर्न्ड प्रीमियम। देखिए हमने किसी से सर्विस लेनी है कि हाँ जी हम लॉस के ऊपर आपकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे,
और उनसे आप प्रीमियम्स ले रहे हैं, तो वो प्रीमियम्स तो एक तरह से अनअर्न्ड प्रीमियम्स आएंगे ना। क्या कहलाएंगे वो? हमारे पास अनअर्न्ड प्रीमियम्स हैं, कि ये हमारे पास प्रीमियम्स अर्न नहीं है बल्कि क्या है, ये अनअर्न्ड प्रीमियम्स चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस है। क्या है हमारे पास? लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस एंड दैट इज ऑफ 14 मिलियन। कितने हैं हमारे पास? 14 मिलियन की, जिसमें अगर हमारे पास लॉस ज्यादा हो गया प्रीमियम से तो हम यहाँ से कवर अप कर रहे हैं, और इतने ही चांसेस हैं हमारे पास कि हमने लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस अगर किया, लॉस एडजस्ट किया, तो हमारे पास इतने हमारे ऊपर पैसे लगेंगे, तो दैट इज बीइंग आवर लायबिलिटी। देन अगेन कमीशंस पेएबल। किसको कमीशन पे किया जाता है? डेफिनेटली जो आपके एजेंट्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं उनको आप कमीशन पेएबल करते हैं। तो अभी हमने 9 मिलियन का कमीशन पे आउट नहीं किया हुआ, 9 मिलियन का कमीशन अभी यहीं रहता है। अदर लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास? दैट इज ऑफ 11 मिलियन। कितनी हमारे पास अदर लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज ऑफ 11 मिलियन की। 11 मिलियन की हमारे पास क्या आ रही है? दैट इज नोन टू बी एज आर अदर्स लायबिलिटी, यानी अदर लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 11 मिलियन की। और टोटल लायबिलिटीज कितनी हमारे पास? 255 मिलियन की। कितनी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज ऑफ 255 मिलियन। कितनी आ रही है हमारे पास? तो 255 मिलियन की। सरप्लस एंड कैपिटल कितना है? पेड इन सरप्लस कितना है हमारे पास? दैट इज ऑफ 16 मिलियन। अच्छा, पेड इन सरप्लस का अगर मैं कहूँ कि दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा दैट इज नोन टू बी पेड इन कैपिटल। नॉर्मली होता क्या है पेड इन कैपिटल? अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूंगी पेड इन कैपिटल इज मेंट बाय व्हाट, तो क्या कहेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय पेड इन कैपिटल? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपने पास OGDCL जो है वो कहती है मुझे फंड चाहिए और वो 50,000 शेयर एडिशनल इशू करती है। अब एक शेयर तो स्टार्ट हुआ था 10 रुपए पे, लेकिन मार्केट में इस टाइम शेयर जो है वो 55 रुपए का, लेकिन कंपनी जो है वो तो 10 रुपए के हिसाब से निकालेगी ना, यानी वो कहेगी कि शेयर कितने बेचूंगी? 10 रुपए के हिसाब से निकालेगी। इसका मतलब है, लेकिन कंपनी ने वो बेचने का है, मार्केट में बेचने, तो कंपनी को जब बेचने जाएगी तो कितने का बिकेगा? 55 के हिसाब से बिकेगा। तो 55 इंटू 50,000 ये उसके पास फंडिंग आएगी। इसमें से कितनी कॉमन स्टॉक की है? सिर्फ और सिर्फ 10 इंटू 50,000 जो हमारे पास है वो कॉमन स्टॉक की है। बाकी सारी की सारी अमाउंट जो उसकी आ रही है वो एडिशनल पेड इन कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो हमारे पास? एडिशनल पेड इन कैपिटल। क्या कहलाएगी वो? एडिशनल पेड इन कैपिटल कहलाएगी, कि वो हमारे पास क्या है? दैट इज नोन टू बी एज आर एडिशनल पेड इन कैपिटल, कि हमने उसे पे ऑफ किया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, की कैपिटल के फॉर्म में हमने उसे पे आउट कर दिया और पे ऑफ करके हमारे सामने ये चीज आ रही है। तो दैट मीन्स कि हमने वी हैव पेड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल पेड इन कैपिटल, कि हमने एडिशनल पेड इन कैपिटल की फॉर्म में उसे ले लिया और एडिशनल पेड इन कैपिटल की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स अब देखें यहाँ पे दोनों चीजें बैलेंस भी हो रही हैं यहाँ पे। तो वहां पे एडिशनल पेड इन कैपिटल है, तो यहाँ पे हम कहेंगे पेड इन सरप्लस। और अनअसाइन्ड सरप्लस दैट इज ऑल्सो बीइंग सरप्लस, की यानी कि जो हमारे पास एडिशनल प्रीमियम या कमाया हुआ है, यानी जिससे हम लोगों ने प्रीमियम पे कमाया लेकिन कोई डैमेजेस नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या आएगा? अनअसाइन्ड सरप्लस आएगा। तो हम क्या कहेंगे? टोटल लायबिलिटीज एंड सरप्लस इज इक्वल टू 440 मिलियन। कितना है वो? 440 मिलियन है। सो दैट्स हाउ द इंश्योरेंस कंपनीज बैलेंस शीट विल बी मेड। किस तरह की होती है हमारे पास बैलेंस शीट ऑफ ABC इंश्योरेंस कंपनी और एनी इंश्योरेंस कंपनी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस। द प्राइमरी एसेट फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज आर फाइनेंशियल एसेट। अब देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी एसेट्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। और अभी हमने देखा है कौन कौन से थे? बॉन्ड्स, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज एंड ऑल दैट। ये हमारे पास सबसे ज्यादा मेन फैक्टर्स यही थे जो हमारे पास एसेट साइड में लिखे हुए थे। मींस एसेट साइड पे ये सारे लिखे हुए थे और ये सारे उसी तरह लिखे हुए थे जिस तरह ये होने चाहिए। मींस एसेट्स लिखे हुए हैं, हर चीज लिखी हुई है इसके अंदर। दैट मींस बॉन्ड, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज आर देयर। इंश्योरेंस लायबिलिटी इंक्लूड्स रिक्वायर्ड रिजर्व। इंश्योरेंस लायबिलिटीज क्या है? दैट इंक्लूड्स रिक्वायर्ड रिजर्व्स, के ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजर्व्स आ रहे हैं। कि इंश्योरर लायबिलिटीज कैसे आती हैं? वो जो रिजर्व्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? वो रिजर्व्स में आ रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास अनक्लेम्ड या अनअर्न्ड प्रीमियम्स एंड दीज आर आल्सो नोन टू बी एज अ इंश्योरर liabilities, and also sir there are some commissions that are still unpayable. जैसे अभी in the back slide you have seen that in all the liabilities यहाँ पे क्या है? कमीशन पेएबल आ रहा है, लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस आ रहा है, अनअर्न्ड प्रीमियम्स आर आल्सो बीइंग देयर। कि अनअर्न्ड प्रीमियम भी आ रहा है, एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं और कमीशन पेएबल भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। यानी दीज आर नोन टू बी एज आर कमीशन एक्सपेंसेस, और कमीशन एक्सपेंसेस के हिसाब से हमारे पास चल रहा है। So that means the loss reserve is estimated, and the loss reserve is estimated amount for claim reported and adjusted but not yet paid. Claims reported and adjusted but not yet paid. कि claims report भी हुए, adjust भी हुए,
बट अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो दैट मीन्स दिस इज नोन टू बी एज योर लॉस्ट रिजर्व्स, कि अभी तक लॉस्ट रिजर्व्स आपने पे नहीं किए, तो वो लायबिलिटी में शो हो रहे थे। क्लेम्स रिपोर्टेड एंड फाइल्ड बट नॉट येट पेड, कि रिपोर्ट भी हुए, फाइल भी हुए, बट पे नहीं हुए अभी तक। एंड क्लेम्स इनकर्ड बट नॉट येट रिपोर्टेड टू कंपनी, यानी क्लेम्स इनकर भी हुए बट नॉट येट रिपोर्टेड टू कंपनी। नाउ इफ यू गॉट टू नो कि यहाँ पे अगर मैंने बैलेंस शीट बनानी हो, क्या बनानी हो आपने, बैलेंस शीट बनानी हो कि यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यूज कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें क्लेम्स के हिसाब से आ रही है कि लॉस रिजर्व्स हमारे पास इतने हैं और उसी के हिसाब से हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज चल रही हैं और उसी हिसाब से हमारे पास एस्टिमेटेड अमाउंट चल रही हैं। तो प्राइमरी एसेट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स, इंश्योरर लायबिलिटीज इंक्लूड्स रिक्वायर्ड रिजर्व्स एंड लॉस रिजर्व्स इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर इट, यानी लॉस रिजर्व्स जो हैं उसी के हिसाब से एस्टिमेटेड अमाउंट पे निकलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस, अब क्या आ रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस। अब क्या आ रहे हैं यहाँ पे कैश रिजर्व्स आर लॉस रिजर्व्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच इंडिविजुअल क्लेम्स, यानी कैश रिजर्व्स आर लॉस रिजर्व्स। कैश रिजर्व्स क्या कहलाएंगे, दैट आर नोन टू बी एज अ लॉस रिजर्व्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच इंडिविजुअल क्लेम, यानी कि कैश रिजर्व्स वो रखे हुए हैं जो इसलिए एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि वो किसी भी इंडिविजुअल क्लेम को देख सके। Methods for determining cash reserves includes the judgment method. A claim reserve is established for each individual claim, यानी जजमेंट के थ्रू आपने कैश रिजर्व रख रहे हैं कि हाँ जी ऑलमोस्ट इतना है, यानी देखिए सम थिंग्स रिक्वायर्ड योर जजमेंटल व्यूज, इंट्यूशनल व्यूज, यानी ये सारे व्यूज रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन यू रिक्वायर अ क्लेम रिजर्व्स एंड इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच इंडिविजुअल क्लेम, यानी इक्वल्स टू ईच इंडिविजुअल क्लेम्स आर देयर। द एवरेज वैल्यू मेथड, दैट मीन्स द एवरेज वैल्यू ऑफ असाइन्ड फॉर ईच क्लेम्स, क्या आप एवरेज निकालोगे, हाँ यार ऑन एवरेज इतनी हमारे पास लॉसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं और इतने लॉसेस हमारे पास होंगे। द टेबुलर मेथड, लॉस रिजर्व्स आर डिटरमिन्ड फॉर सर्टेन क्लेम्स फॉर विच अमाउंट पेड डिपेंड्स ऑन द डेटा डिराइव्ड मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड रीमैरिज टेबल्स, यानी टेबुलर मेथड क्या है, आप टेबल फॉर्म में लॉस रिजर्व्स को डिटरमिन करें, विच अमाउंट पेड डिपेंड्स ऑन, यानी अमाउंट जितनी पे की वो डिपेंड करती है कि मोर्टेलिटी क्या है, मॉर्बिडिटी क्या है एंड रीमैरिज टेबल्स क्या है, यानी इन सारी चीजों की बेस पे आप टेबुलर मेथड, तो तीन मेथड्स आ रहे हैं मेथड फॉर डिटरमिनिंग कैश रिजर्व्स, हमने कैश रिजर्व्स कैसे डील करने हैं। Financial statements of property and causality insurance. The loss ratio method establishes. अब loss ratio method क्या है? Aggregate loss reserve for a specific coverage line. कि aggregate loss reserves कितने हैं? The loss ratio establishes aggregate loss reserve for a specific coverage line. कि loss reserves कितने हैं और loss reserves specific coverage line के कितने हैं? The formula based on expected loss ratio. The formula based on expected loss ratio is used to estimate the loss reserves. कि द फार्मूला जो होता है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो, किस पे बेस करा होगा, एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो इज यूज्ड टू एस्टिमेट द लॉस रिजर्व। ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड टू एस्टिमेट द लॉस रिजर्व। द इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड INBR रिजर्व, द इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, जिसे हम क्या कहते हैं IBNR reserves is a reserve that must establish for claims that have already incurred but not yet paid, यानी IBNR तभी जनरेट होगा जब हमारे पास कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जो इनकर हो चुके हैं बट क्लेम नहीं हुए, वो क्लेम हुए ही नहीं है, वो अपनी जगह से क्लेम होके आगे गए ही नहीं है। सो दैट मीन्स दैट आर इनकर्ड बट नॉट येट बीइंग रिपोर्टेड, कि ये हमारे पास इनकर भी हो गए लेकिन रिपोर्ट नहीं हुए अभी तक, तो इसका मतलब है दैट इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड बट दैट आर डेफिनेटली बीइंग इनकर्ड, कि इनकर हो चुके हैं और रिपोर्ट अभी तक नहीं हुए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इन इंश्योरेंस। द अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, द अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं यहाँ पे, अनअर्न्ड। द अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व इज अ लायबिलिटी आइटम दैट रिप्रेजेंट्स द अनअर्न्ड पोर्शन। अनअर्न्ड प्रीमियम ये होता है कि जो अनअर्न्ड पोर्शन है, कि कितने पोर्शन के हमने प्रीमियम अर्न नहीं की ऑफ ग्रॉस प्रीमियम ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग पॉलिसी एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। ये जितनी पॉलिसीज अभी तक आउटस्टैंडिंग है, जिनके ऊपर अभी तक कोई चीज क्लेमेंट नहीं आया, कौन नहीं आया इस पे, क्लेमेंट नहीं आया, तो याद रखें वो सारी क्या कहलाएंगी, ऑल आउटस्टैंडिंग पॉलिसीज आएंगी एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशंस। क्या आएंगी, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशंस, जितनी भी आउटस्टैंडिंग पॉलिसीज हैं दैट आर देयर, कि वो सारी की सारी पॉलिसीज सामने नजर आ रही हैं। इट्स पर्पस इज टू पे फॉर द लॉसेज दैट अकर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, यानी ये इसका पर्पस क्या होता है कि पे फॉर द लॉसेज जो उस पीरियड के दौरान
इनकर हुए हैं या इन पीरियड के दरम्यान में अकर हुए हैं। तो वो इनका पर्पस एक्चुअली वही होता है टू एस्टिमेट द लॉसेस दैट अकर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड जो अकर हुए हैं दैट आर बीइंग measured. It is also needed so that refund can be paid to policyholder that cancel their coverage. It is also needed so that refund can be paid for policyholder. It is also being needed, ये उस तरह भी required होता है, so that refund can be paid to policyholder. Refund क्या कर देंगे, policyholder को भी दे देंगे, that cancel their coverage. कि अगर suppose कोई loss नहीं हुआ during the period of time तो आपको प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, और जब आप वापस देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी कवरेज कैंसिल हो जाएगी, और कवरेज जब कैंसिल होगी तो दैट इज बीइंग सीन. It also serves as a basis for determining the amount that must be paid to reinsurer for carrying reinsured policy. It also serves as a basis for determining, ये क्या है, basis for determining the amount that must be paid. ये बेस भी बताता है कि कितनी अमाउंट जो है that must be paid to a reinsurer for carrying reinsured policy. ये भी बताता है कि हाँ जी इतनी अमाउंट का जो लॉस है वो लेके जाना है reinsurer ने by the carrying of the reinsurer policy if you required to make it to the reinsurer. क्या जब आपने इसे रिक्वायर करना है कि ये reinsurer लेके जाए इसे और यहाँ से उसमें अपने पास का रिस्क ट्रांसफर कर लें. The annual pro rata method is one method of calculating the reserve. क्या है, the annual pro rata method है जो किस लिए यूज किया जाता है, for calculating the reserve, के रिजर्व ताकि हम कैलकुलेट कर सकें. The annual pro rata is the one of method of calculating the reserve, के calculating the reserve में the pro rata is all there, कि हमारे पास these are known to be as a annual pro rata method, कि pro rata method हमारे पास इतना है और उसी के लिए हमने यहाँ पे calculations of reserves की हुई हैं, और calculation of reserves हमारे पास यहाँ नजर आ रही है कि these are known to be as a annual pro rata of reserves. Now, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस के स्टेटमेंट क्या है, पॉलिसी होल्डर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन, पॉलिसी होल्डर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी. दिस इज नोन टू बी एज अ पॉलिसी होल्डर सरप्लस, कि जो भी पॉलिसी होल्डर है डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस इज नोन टू बी एज अ पॉलिसी होल्डर सरप्लस. क्या कहते हैं इसे हम, पॉलिसी होल्डर सरप्लस है, यानी कि ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी होल्डर सरप्लस की बेस पे ये आगे चल रहा होता है और उसी की बेस पे हम इसे आगे लेकर आ रहे होते हैं. द स्ट्रॉन्गर अ कंपनी सरप्लस पोजीशन, जितनी स्ट्रॉन्गर होगी कंपनी की सरप्लस पोजीशन, द ग्रेटर इज द सिक्योरिटी फॉर इट्स पॉलिसी होल्डर, यानी जितनी सरप्लस ज्यादा है उतना ही सिक्योरिटी होगी पॉलिसी होल्डर को. ये पॉलिसी होल्डर उसी हिसाब से उसको ज्यादा अपने लेवल पे देखेगा और उसी तरह ही उसको आइडेंटिफाई करता रहेगा. दैट मीन द ग्रेटर द सिक्योरिटी फॉर इट्स पॉलिसी होल्डर, उतना ही ज्यादा सिक्योरिटी आ रही है फॉर इट्स पॉलिसी होल्डर. ये पॉलिसी होल्डर उसी हिसाब से आगे आ रहे हैं. Financial statement of property and causality insurer. The income and expense statement summarize the revenue and expenses paid over a specified period of time. अब यहाँ पे income and expense statement क्या summarize कर रहे हैं, revenue and expenses paid over a specified period of time, कि जो specified period of time में आपके पास देखिए, अगर अभी बात करें कि what is meant by going concerns, तो अगर मैं कहूँ ये बहुत ही स्टार्ट का कॉन्सेप्ट है ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज नोन टू बी एज अ गोइंग कंसर्न. If I would ask you what is meant by going concern, तो what would you say? Definitely it means कि इसमें that is a continuous process. और देखिए बैलेंस शीट जो होता है कभी उसमें उनके बैलेंसेस जीरो नहीं किए जाते, पिछले साल में सारा कुछ ऐड किया जाता है, नेक्स्ट ईयर की बनाई जाती है, फिर जो नेक्स्ट ईयर में खरीदा या बेचा गया होता है उसमें से निकाल दिया जाता है और फिर नई चीज बन जाती है. तो दैट इज नोन टू बी एज अ गोइंग कंसर्न, कि उसमें आप एडिट होते हैं, उसमें कई रुकावट नहीं आती. लेकिन पीरियड बेस्ड होती हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हर ईयर एंड के बाद आपको सारे के सारे अकाउंट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, वो सारे जीरो करने पड़ते हैं. कहीं हम ये तो नहीं करते ना कि पिछले साल के एक्सपेंसेस में इस साल के एक्सपेंसेस ऐड करें, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो इसका मतलब है कि हमने उन अकाउंट्स को जीरो करना है. तो दैट मीन्स कि हमने उन्हें स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे बात करनी है, जबकि बैलेंस शीट किस पे बेस कर रही होती है, ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न. कि गोइंग कंसर्न्स कैसे, द टू प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर प्रीमियम्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. जो दो प्रीमियम सोर्स ऑफ इनकम्स हैं आर द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रीमियम्स, यानी कौन कौन सी हैं, टू प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड आर प्रीमियम्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. क्या है प्रीमियम सोर्सेज, टू प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर प्रीमियम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. के प्रीमियम सोर्सेज क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल सोर्सेज रेवेन्यू एंड प्रीमियम, के रेवेन्यू मिल रहा है आर प्रीमियम्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, कि जो इन्वेस्टमेंट की उससे इनकम आ रही है और जो प्रीमियम्स है. इसके अलावा हमारे पास रेवेन्यू की कोई सोर्स नहीं होती इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास इन्हीं दो चीजों से अर्न करती है और इन्हीं के साथ हमारे साथ उसके साथ चलती है. ठीक है. Earned premium are those premium for which the services for which premiums are paid.
अर्न प्रीमियम्स आर पे फॉर जिसकी वो प्रीमियम जिसके लिए हमने ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, तो दैट आर नोन टू बी एज दैट प्रीमियम्स वर पेड, दैट इज नोन एज इंश्योरेंस प्रोटेक्शन हैज बीन रेंडर्ड, कि जो प्रोटेक्शन थी वो हमने रेंडर कर दिया और इंश्योरेंस पोजीशंस जो है वो रेंडर हो चुकी है। एक्सपेंसेस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग क्लेम्स, यानी एक्सपेंसेस क्या इंक्लूड कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग क्लेम्स, पेइंग द इंश्योर्ड लॉसेस दैट अकर्ड, यानी पे करें इंश्योर्ड लॉसेस के दैट अकर्ड, कमीशन टू एजेंट्स, एजेंट्स को कमीशन करें, प्रीमियम टैक्सेस एंड जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द कॉस्ट ओवरऑल यू कैन से इंश्योरेंस कंपनीज के जो हम लोग उसमें लिखते हैं, जो चीज हमारे सामने नजर आती है। These are the income statement of a insurance company. इंश्योरेंस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है, किस तरह होती है, दैट इज देयर। और ये देख लें यहाँ पे कि हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग बीइंग डन ओवर हेयर, कि पूरे की पूरी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई हुए कि व्हाट आर देम एंड हाउ दे आर बीइंग एडजस्टेड। रेवेन्यूज, प्रीमियम रिटर्न, जितना है प्रीमियम अर्न, यानी इतना लिखा गया प्रीमियम और इतना इसमें से अर्न कर लिया गया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास अर्न आ गया। इन्वेस्टमेंट इनकम कौन कौन सी है, इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स थे, डिविडेंड स्टॉक से, रेंटल इनकम कोई चीज रेंट पे दी हुई है, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज वो इतना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी हमारे पास आ रही है, दैट इज 18 मिलियन। कितनी आ रही है हमारे पास, 18 मिलियन आ रही है। टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना हो गया, इन दोनों को हमने ऐड किया एंड देन वी गॉट 223 मिलियन। कितना आ रहा है हमारे पास, 223 मिलियन। एक्सपेंसेस क्या है जी, नेट लॉस इनकर्ड कितना हुआ है, 133.6 मिलियन। कितना आ रहा है हमारे पास, 133.6 मिलियन। लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस कितने, 14 मिलियन है। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड किया तो हमने कहा जी ये हमारे पास एक्सपेंस। अब देखें इसकी इनकम स्टेटमेंट बाकी फर्म्स की निस्बत डिफरेंट तरीके से बन रही है, कि यार इस तरह की हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आएगी जिस तरह की ये क्लियर होके सामने आ रही है। तो दैट मीन्स कि हमारी इनकम इस पे ही बेस कर रही होगी और इन्हीं पे बेस करते हुए आगे आएगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कहेंगे कि दैट इज द टोटल लॉसेज एंड टोटल एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस आर देयर। कमीशंस, कमीशंस क्या आ रहे हैं हमारे पास, 18 मिलियन इसके आगे। प्रीमियम टैक्सेस 5.05 मिलियन आ रहे हैं और जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंस आर 41.5 मिलियन। तो यहाँ पे टोटल अंडरराइटिंग एक्सपेंस कितनी है, 64.64 मिलियन। कितनी हमारे पास, 64.6 मिलियन हमारे पास एक्सपेंसेस है। तो टोटल एक्सपेंसेस कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 147 ये है, 64 ये है, तो दैट वी हैव प्लस दैट इज 212 मिलियन, 212.2 मिलियन। कितनी आ रही है हमारे पास, 212.2 मिलियन हमारे पास क्या आ रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, और जब इन दोनों में से हमने ये प्लस माइनस किया तो हमारे पास टोटल नेट बिफोर टैक्सेस कितनी आ रही है, दैट इज 10.76 मिलियन। कितनी आ रही है हमारे पास, 10.76 मिलियन हमारे पास नेट इनकम बिफोर टैक्स आ रही है। फेडरल टैक्सेस चार्ज किए 3.2 मिलियन, तो हमारे पास कितनी हमारे पास नेट इनकम आ रही है, दैट इज ऑफ 7.5 मिलियन। कितनी इनकम आ रही है हमारे पास, दैट इज ऑफ 75 मिलियन की ये हमारे पास इनकम है जो एडजस्ट हो रही है, और एडजस्ट होने के बाद ये इनकम हमारे सामने नजर आ रही है एंड दैट इज बीइंग देयर, कि यहाँ हमें पता लगेगा कि हमारी इनकम कैसे और किस तरह से मूव कर रही है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इनकम टोटली डिफरेंट है। पहले हमारा प्रीमियम अर्न है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसके बाद हमने सबसे पहले एक्सपेंसेस में आए हैं, नेट लॉसेस को लेके आए हैं, एडजस्टमेंट किए हैं, फिर कमीशंस आए हैं, फिर प्रीमियम टैक्सेस आए हैं और फिर जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आए हैं। यानी ये सारे के सारे एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस हमारे पास आ रहे थे एंड दैट नोट्स टू बी एज अ टोटल एक्सपेंसेस। क्या आ गए हैं हमारे पास, टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और इनको जब माइनस किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ नेट इनकम बिफोर टैक्सेस। क्या आ रहा है हमारे पास, नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, और दैट इज माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, दैट इज 30.2 मिलियन। और नेट इनकम जब हमने इसमें से माइनस की है तो दैट लीड्स टू द 7.5 मिलियन ऑफ नेट इनकम। सो दैट्स हाउ इट्स इनकम स्टेटमेंट इज बीइंग मेड। कि इनकम स्टेटमेंट इसकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस इस तरह से काउंट होती है। दो तरह के रेवेन्यू एंड दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस वन आर टोटली रिलेटेड टू लॉसेज एंड अदर वन इज रिलेटेड टू टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ लाइक कमीशंस। के कमीशंस को भी हम इसमें एडजस्ट करेंगे। सो दैट मीन्स के ईच एंड एवरीथिंग बीइंग एडजस्टेड ओवर देयर, कि हम लोग ये सारी चीजें इसमें एडजस्ट करके सामने लेकर आएंगे। दैट आर बीइंग एडजस्टेड एंड दैट आर बीइंग मेंटेन्ड, कि हमारे पास यही हमारे पास चीजें हैं और इसी की बेस पे हमने नेट इनकम चार्ज की है। मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉजलिटी। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने कॉजलिटी या कॉजलिटी ऑफ इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या चीज आएगी,
दैट इज ऑफ लॉस रेशियो। क्या निकालनी है मैंने? लॉस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इनकर्ड लॉसेज एंड लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस टू द प्रीमियम। यानी क्या है? इनकर्ड लॉसेज एंड लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस, यानी कि कितने लॉसेज आ चुकी हैं और लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, डिवाइड बाय प्रीमियम अर्न। क्या कहेगा ये? डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्न। तो यानी क्या है? इनकर्ड लॉसेज प्लस लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस, इनकर्ड लॉसेज प्लस लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय प्रीमियम अर्न। यानी इनकर्ड कितने लॉस हुए प्लस लॉस एडजस्टमेंट कितनी हो चुकी, डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्न, कि कितने प्रीमियम हम लोग अर्न कर चुके हैं और कितने प्रीमियम हमने अर्न करना बाकी है। तो दैट मींस लॉस रेशियो इक्वल्स टू इनकर्ड लॉसेज प्लस लॉस एडजस्टमेंट ओवर प्रीमियम अर्न। द एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू द कंपनीज अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस रेशियो क्या है? अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय द रिटर्न प्रीमियम। दैट इज नोन टू बी एज अ एक्सपेंस रेशियो। अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय प्रीमियम रिटर्न क्या कहलाएगी यहाँ पे? अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय प्रीमियम रिटर्न। एंड द थर्ड वन इज द कंबाइंड रेशियो। क्या है ये हमारे पास? कंबाइंड रेशियो इज द सम ऑफ लॉस रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो। अ पॉजिटिव रेशियो इंडिकेट्स अंडरराइटिंग लॉसेस। क्या ये इंडिकेट कर रहा है? अंडरराइटिंग लॉसेस जनरेट कर रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे भी बता रहा है कि पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। लॉस रेशियो क्या है? सारे लॉसेस टॉप पे हैं और प्रीमियम अर्न कितना है, तो ये बता रहा है कि कितने परसेंट ऑफ प्रीमियम अर्न इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉसेस। ये कितना हमारा प्रीमियम अर्न जो है दैट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लॉसेस। के लॉसेस में ये हमारे पास कितना आ रहा है और कितना ज्यादा उसी की बेस पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। द एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू द कंपनीज अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रिटर्न प्रीमियम। तो एक्सपेंस रेशियो में क्या आ रहा है? अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय प्रीमियम्स रिटर्न। कि हमने सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो में रखना है कि अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और प्रीमियम रिटर्न कौन कौन से। तो यानी मतलब ये कि एक्सपेंसेस रेशियोज आर देयर और अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस आर देयर। यानी टोटल प्रीमियम में से हमारे पास अंडरराइटिंग एक्सपेंस कितने परसेंट पड़े, यहाँ पे भी क्या आ रहा है कि कितने परसेंट पड़ा है हमारे पास, यानी कि 1 रुपी ऑफ प्रीमियम के अगेंस्ट कितने अंडरराइटिंग एक्सपेंस आपको पड़ा है। यानी कि कितना एक रुपया प्रीमियम अर्न करने के लिए हाउ मच एक्सपेंस ऑन अंडरराइटिंग दैट इज बीइंग गिवन। ये कितना हमारे पास अंडरराइटिंग का हमें एक्सपेंस देना पड़ा है फॉर अर्निंग 1 यूनिट ऑफ प्रीमियम रिटर्न। द कंबाइंड रेशियो इज द सम ऑफ लॉस रेशियो एंड द एक्सपेंस रेशियो। द कंबाइंड रेशियो क्या होगा? दैट इज सम ऑफ लॉस रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो। कि कंबाइंड रेशियो पे हमेशा सम ऑफ लॉस रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो। तो लॉस रेशियो क्या थी हमारे पास? इफ आई वुड आस्क यू, इनकर्ड लॉसेस प्लस लॉस एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्न डिवाइडेड इनटू अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रीमियम रिटर्न। तो दैट मीन्स कि दैट इज योर ओवरऑल कंबाइंड रेशियो। क्या कहते हैं इसे हम? दैट इज नोन टू बी एज योर कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो है जिसकी वजह से ये हमारे सामने क्लियर हो रहा है। तो कौन कौन सी चीजें परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए? दैट इज ऑफ लॉस रेशियो एंड देन अदर वन इज एक्सपेंस रेशियो। और कंबाइंड रेशियो क्या होगा? व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम, कि हम इन दोनों को ऐड अप कर लें और ऐड करके हमारे सामने ले आए। Measuring the performance of property and causality insurer। क्या करें? measure करें performance of property and causality investment। The investment income ratio क्या आ रही है हमारे पास? investment income ratio compares the net investment income of earned, यानी net investment income divided by earned premium। That is known as investment income ratio। कि कितनी प्रीमियम, टोटल प्रीमियम में से कितनी आपने इन्वेस्टमेंट में से कितने आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न की, यानी हाउ मच अर्न प्रीमियम इज बीइंग देयर एंड हाउ मच दे आर बीइंग अर्न थ्रू नेट इन्वेस्टमेंट। देखें ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपस में एक्चुअली रेशियोज मतलब क्या बताती हैं, एक्चुअल में इनका मतलब क्या है और किस तरह से ये मतलब अपना बताती हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इनकम डिवाइड बाय अर्न प्रीमियम। क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इनकम डिवाइडेड बाय अर्न प्रीमियम। कि ये हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इतनी है और अर्न प्रीमियम्स हमारे पास इतने इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दैट इज नोन टू बी इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो। what we are going to say that suppose the answer would be of 20%। तो मैं कहूंगा जी the 20% of net investment income is earned through a premiums that are being invested into the investment and 20% are there। The overall operating ratio is equals to the combined ratio minus investment ratio। यानी overall combined ratio में क्या होगा? ये combined ratio minus इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो, यानी कंबाइंड रेशियो में से हम माइनस कर देंगे किसको? इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो को। कि कंबाइंड रेशियो माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो के इन्वेस्टमेंट और इनकम रेशियो में से माइनस करते हैं। दिस रेशियो मेजर्स द कंपनीज टोटल परफॉर्मेंस। ये रेशियो क्या करती है? कंपनी की
टोटल परफॉर्मेंस को मेजर करती है, अंडरराइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी ये टोटली परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी रही है, मींस अंडरराइटिंग में क्या रही है परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या रही है, यानी हाउ दीज इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेंटेन्ड, कि ये इन्वेस्टमेंट्स कैसे और किस तरह से मेंटेन करके आगे लेकर गए हैं और किस तरह से ये मेंटेन होके आगे जा रही हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, कि हम इन इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं. सो दैट मींस दिस रेशियो मेजर्स द कंपनीज टोटल परफॉर्मेंस, अंडरराइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, की अंडरराइटिंग को भी मेजर कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को भी हम मेजर आउट कर रहे हैं कि हमारे पास मेजर हो रही है. So that means overall operating ratio is equals to the combined ratio minus investment income ratio. ये combined ratio में से हम माइनस करने investment income ratio को. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में क्या आता है कि जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को डील करते हैं, दोज हु आर डीलिंग विद द लाइफ इंश्योरेंस, तो वो क्या कहेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड इज द बैलेंस शीट. द एसेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन. जितने भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उनका ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्गर होता है ऑन एवरेज देन दोज प्रॉपर्टी इन कॉजुअलिटी इंश्योरर. वो 2-3 साल की होती, लाइफ की इंश्योरेंस जो है मे बी 15-15 साल की भी एग्जिस्ट कर रही होती, बिकॉज मैनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव अ सेविंग एलिमेंट, यानी कि बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, दैट इज नोन टू बी एज अ सेविंग इवेंट्स. लाइफ इंश्योरर कीप्स एन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लोन्स और अ पॉलिसी लोन्स, यानी कि लाइफ बियरिंग जो होते हैं, यानी इंश्योरर कीप्स एन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लोन्स और पॉलिसी लोन, यानी बिकॉज मैनी लाइफ इंश्योरर हैव अ सेविंग एलिमेंट्स, तो वहां पे इंश्योरर कीप इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स में ही ज्यादा इन्वेस्ट होती हैं एंड पॉलिसी लोन्स के में भी ये ज्यादा इन्वेस्ट होती हैं, यानी पॉलिसी लोन को भी सामने रख के आ रही होती है और इन्वेस्टमेंट को भी सामने रख के ही लेकर आ रहे होते हैं. A life insurance company may have separate accounts for assets. जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनकी अकाउंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. बैकिंग इंटरेस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट सच एज वेरिएबल एन्युटी, और जिसके ऊपर बैकिंग किसकी होती है, इंटरेस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट सच एज वेरिएबल एन्युटीज, यानी इंटरेस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं और वहां पे वेरिएबल एन्युटीज की बात हो रही है कि वेरिएबल एन्युटीज हैं वहां पे. So that means कि life insurance company may have separate accounts for assets backing interest sensitive products such as variable annuities. क्या कहेंगे वैसे, such as variable annuities, जितने भी आएंगे backing interest वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि हाँ जी इतनी backing हमारे पास है, that is such as variable annuities की, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, that are known to be as a variable annuities. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. पॉलिसी रिजर्व्स. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पॉलिसी रिजर्व्स आर द लायबिलिटी आइटम ऑन अ बैलेंस शीट दैट मस्ट बी ऑफसेट बाय एसेट इक्वल टू दैट अमाउंट, यानी कि पॉलिसी रिजर्व्स आर द लायबिलिटीज, यानी पॉलिसी रिजर्व हमारे क्या है, आइटम है, क्या नाम है, लायबिलिटी आइटम है ऑन अ बैलेंस शीट दैट मस्ट बी ऑफसेट बाय द एसेट इक्वल टू दैट अमाउंट. जिसे कौन ऑफसेट करता है, एसेट्स ऑफसेट करते हैं बाय द इक्वल अमाउंट. स्टेट लॉज स्पेसिफाइज द मिनिमम बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग पॉलिसी रिजर्व्स, यानी स्टेट लॉज क्या है, स्पेसिफाइज द मिनिमम बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग पॉलिसी रिजर्व, यानी स्टेट लॉज जो है वो हमेशा स्पेसिफाई करते हैं मिनिमम बेसिस को. किसको स्पेसिफाई करते हैं, मिनिमम बेसिस को फॉर कैलकुलेटिंग पॉलिसी रिजर्व, कैलकुलेट कर सकें पॉलिसी रिजर्व को. द रिजर्व फॉर द अमाउंट हेल्ड ऑन डिपॉजिट इज द लायबिलिटी रिप्रेजेंटिंग द फंड representing funds that are owed to policy holder and to beneficiary, यानी that are owed to policy holder and to beneficiary, कि beneficiary भी हो और साथ ही हमारे पास पॉलिसी होल्डर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी पॉलिसी होल्डर भी उसी हिसाब से चल रहे हो. द एसेट वैल्यूएशन रिजर्व इज अ स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग अकाउंट, यानी एसेट वैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग अकाउंट डिजाइन टू अब्सॉर्ब एसेट वैल्यू फ्लक्चुएशन. किस लिए डिजाइन किया जाता है, फॉर एसेट वैल्यू, डिजाइन टू अब्सॉर्ब एसेट वैल्यूएशन फ्लक्चुएशन नॉट कॉज्ड बाय चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, यानी जो उसमें चेंज के इंटरेस्ट की बात नहीं की कि इंटरेस्ट बेशक चेंज होना हो, बट दैट इज यूज्ड टू अब्सॉर्ब द फ्लक्चुएशन. किसके लिए होता है ये, फ्लक्चुएशंस अब्सॉर्ब होती हैं और फ्लक्चुएशन अब्सॉर्ब करके हमारे सामने नजर आ रही होती हैं कि दैट दिस मच हाउ द फ्लक्चुएशन हैज बीन डन, और ये हमारे पास फ्लक्चुएशंस इतनी और ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अगेन. Policyholder surplus is less volatile in life insurance than the property and causality insurance. The policyholder के जो surpluses हैं वो ज़्यादा stable हैं, जो less volatile in life insurance के less volatile हैं in life insurance as compared to causality property insurance industry. कि causality property insurance entry में भी ये चीज़ सामने आ रही है. Benefit payments.
बेनिफिट्स क्या है, पेमेंट्स है, इंक्लूडिंग डेथ बेनिफिट पेड टू द बेनिफिशियरी, यानी कि बेनिफिट पेमेंट्स क्या है, इंक्लूडिंग डेथ बेनिफिट्स पेड टू बेनिफिशियरी, की डेथ बेनिफिट्स जो है वो दैट आर पेड टू बेनिफिशियरी, एंड द एन्युटी बेनिफिट्स पेड टू एन्विटेंट, यानी क्या होगा, एन्युटी पेड टू द एन्विटेंट, कि यहाँ पे हमारे पास एन्युटी बेनिफिट पेड एन्विटेंट्स एंड आर लाइफ इंश्योरेंस मेजर एक्सपेंसेस, और उसका लाइफ इंश्योरेंस इज द मेजर एक्सपेंसेस, क्या है वो, लाइफ इंश्योरेंस के हमारे पास मेजर एक्सपेंसेस में आता है। द लाइफ इंश्योरर नेट गेन फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, पॉलिसी मेकर, डिविडेंड्स, फेडरल इनकम एंड इनकम एक्सपेंसेस, यानी दीज आर ऑल थिंग्स आर दैट आर नोन टू बी एज फॉर द लाइफ इंश्योरर। किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइफ इंश्योरर की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरर इज नेट गेन फ्रॉम द ऑपरेशन एंड इक्वल्स टू द रेवेन्यू लेस टोटल एक्सपेंसेस, पॉलिसी मेकर, डिविडेंड्स एंड द फेडरल इनकम टैक्सेस। क्या चीजें आ रही है, फेडरल इनकम टैक्सेस भी आ रहे हैं और टैक्सेस के साथ भी हम इसे मैनेज कर रहे हैं। Measuring the performance of life insurance, the number of measures can be used to gauge the performance of life insurance. डिफरेंट मेजर्स हैं जिसके थ्रू लाइफ इंश्योरेंस जो मेजर होते हैं कि हाँ जी इनका क्या वर्किंग है, किन बेसिस पे इनकी वर्किंग्स आती हैं और कैसे ये वर्किंग्स को सामने लेकर चलते हैं। प्री टैक्सेस और आफ्टर टैक्स नेट इनकम वर्सेस टोटल एसेट, यानी पहली चीज क्या आती है, प्री टैक्स और आफ्टर टैक्स नेट इनकम कितनी है और उसके आगे टोटल एसेट कितने रखे हुए हैं, यानी कितने टोटल एसेट्स हमारे पास हैं और उसके लिए प्री टैक्स और आफ्टर टैक्स नेट इनकम कितनी है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन पॉलिसी मेकर सरप्लस, यानी रेट ऑफ रिटर्न कितना है पॉलिसी मेकर सरप्लस पे, यानी दीज आर द पॉलिसी मेकर सरप्लस, और यही हमारे पास आ रही है दैट आर नोन टू बी एज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन पॉलिसी मेकर सरप्लस, कि जितना उसका सरप्लस आया उस पे रेट ऑफ रिटर्न भी अर्न करेगा। जब रेट ऑफ रिटर्न वो अर्न करेगा तो व्हाट वुड बी दैट रेट ऑफ रिटर्न, कि वो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा और कैसे वर्कआउट करेगा। रेट मेकिंग इन प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस, स्टेट लॉ रिक्वायर्स, अच्छा स्टेट लॉ की अब बात करेंगे। स्टेट लॉ रिक्वायर्स रेट शुड बी एडिक्वेट फॉर पेइंग ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंस, जितना रेट हो वो इतना हो कि वो सारे के सारे ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को पूरा कर ले। रेट शुड नॉट बी एक्सेसिव, यानी कि रेट क्या हो आपके पास एक्सेसिव ना हो। तो जब हमारे पास रेट शुड नॉट बी एक्सेसिव सच दैट पॉलिसी होल्डर्स आर पेइंग मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ देयर प्रोटेक्शन, यानी कि मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ देयर प्रोटेक्शन दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड कि ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। रेट शुड नॉट बी एक्सेसिव, रेट जो है वो एक्सेसिव ना हो सच दैट पॉलिसी होल्डर आर प्लेइंग मोर देन द एक्चुअल, यानी कि सच दैट द पॉलिसी मेकर आर पेइंग मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द देयर प्रोडक्शन, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्शन से और तरह का भेज रहे। रेट्स मस्ट बी अनफेयरली डिस्क्रिमिनेटरी, रिजल्ट्स नॉर्मली जो होते हैं अनफेयरली डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब ये कि दैट मीन्स कि दैट टूल्स आर बीइंग यूज्ड इन इट दैट हैज सम बायसनेस इन इट। एक्सपोजर दैट आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज significantly on the different rate, that means rates must be unfavorably discriminatory, यानी rates क्या हैं unfavorably discriminatory हैं। exposure that are similar to with the respect to the losses and expenses should not be charged significantly different role, कि there should not be a different role being charged। रेट मेकिंग इन प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस, के रेट मेकिंग कैसे होती है इन प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस में। बिजनेस रेट मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रेट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी पहला काम क्या है जी, रेट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। रेट शुड बी स्टेबल ओवर द टाइम पीरियड ऑफ ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रेट शुड बी स्टेबल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि रेट जो है आपके पास स्टेबल होनी चाहिए ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी स्टेबल रेट को देख रहे हैं। Rate should be responsive to changing losses, loss exposure. Rate should be responsive to changing loss exposures and changing economic conditions. कि loss exposures भी change हो जाएं और economic conditions भी आपकी change हो जाएं, यानी कि overall economic conditions भी आपकी improve कर जाएं। ये should encourage loss prevention. किसकी तरफ जाना चाहिए उसे, loss prevention की तरफ जाना चाहिए, कि loss preventions कैसे और किस तरह से आएंगी, how we are getting towards the लॉस प्रिवेंशन, के लॉस प्रिवेंशन कहाँ पे हैं। रेट मेकिंग इन प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी इंश्योरेंस, द रेट इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। द रेट इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस, की प्राइस पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस की रेट कितनी है। द एक्सपोजर यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजर यूज्ड इन इंश्योरेंस प्राइसिंग,
यानी कि दैट इज द यूनिट ऑफ मेजर दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द इंश्योरेंस प्राइसिंग, बिकॉज इसमें प्राइसिंग का डाटा होता है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम्स की बात कर रहे हैं हम. प्रीमियम्स की बात करें कि प्रीमियम्स हमने कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई किया. द ग्रॉस रेट कंसिस्ट ऑफ प्योर प्रीमियम प्लस लोडिंग एलिमेंट्स, means to say कि they are consist of pure premium and the loadings are and a loading elements, यानी consist of pure premium and a loading elements. कि pure premium में शुरू कर दिए, the gross consist of a pure premium and a loading element. The gross premium paid by the insured consist of gross multiplied by number of exposure units. यानी कि gross premium कैसे होता है? paid by the insurer consist of the gross premium paid by the insurer consist of a gross रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट. की ग्रॉस रेट जितना भी है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? टू द एक्सपोजर यूनिट से. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? एक्सपोजर यूनिट से. देयर आर 3 बेसिक रेट मेकिंग मेथड्स इन प्रॉपर्टी एंड कॉजलिटी. कितने मेथड्स हैं इसमें? 3 बेसिक हैं. 1 जजमेंटल क्लास. जजमेंटल मींस ईच एक्सपोजर इज इंडिविजुअली एवेल्युएटेड. हर प्रपोजल हर एक्सपोजर को इंडिविजुअली एवेल्युएट किया जाए. क्या किया जाए? उसे इंडिविजुअली एवेल्युएट किया जाए. एंड द रेट इज डिटरमिन्ड लार्जली बाय जजमेंट्स ऑफ द अंडरराइटर. And the rate is determined largely by the judgment of the underwriter. यानी इसका रेट कौन डिटरमिन करेगा? That is because of underwriter. Class rating means that exposure with the similar characteristics are placed in the same underwriting class. यानी क्या मतलब है इसका? Means that exposure with similar characteristics, जो exposures हैं वो similar characteristics हैं, are placed in the same underwriting classes. And each is charged at the same rate. और साथ ही उसको क्या होगा? Everyone would be charged at the same rate. कि ये हमारे पास सेम रेट है और इसी रेट पे we are going to charge it and we are going to allow it कि that this is our rate. Class rate are determined using 2 basic method. कौन कौन से हैं? Class rates determined by using 2 method. Under the pure premium method, the pure premium can be determined by dividing the dollar amount of incurred losses and the loss adjustment expenses by the number of exposure units. Under the loss ratio method, the actual loss ratio is compared with the expected loss. Actual loss ratio किससे compare करते हैं? Expected loss, and the rate is adjusted accordingly. और उसी हिसाब से हम rate को भी adjust कर लेते हैं. Merit rating, third part है, is the rating plan by which class rates the adjustment upward and downward based on the individual loss exposure. यानी कि उसमें that in which the class rates are adjusted upward, यानी class rates जो या तो adjust upward हो जाएंगे या downward based on individual loss experience, या downward हो जाएंगे based on individual loss exposures. किसमें आ रहे हैं? Actual individual loss experiences. Under the schedule rating plan, each exposure individually rated. हर exposure जो वो individually rate होगा. The basic rate is determined for each exposure. The basic rate जो है वो basis rate जो है वो each exposure के लिए determined है, which is then modified by debit or credit depending on the physical characteristic of exposure. कि जो पहले डेबिट क्रेडिट जो भी होगा लेकिन वो हर दफा एडजस्ट क्या होगा? बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपोजर. के एक्सपोजर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. Risk making in property casualty insurance use experience rating. The class or manual rate is adjusted upward or downward based on past. The insurer's past loss experience is used. The insurance past loss experience is used to determine the premium for the next policy period. यानी मतलब क्या है यहाँ पे? That is the insurance past loss experience is used. Past loss experience जितना है is used to determine premium. यानी कि वो that is being used to determine premium for the next policy period. यानी determine the premium for the next policy period. कि next policy period में हम इसकी determine करेंगे. Under a retrospective rating plan, the insured loss experience during the current policy period and determines the actual premium paid for that period. यानी कि retrospective rating plan, the insured loss experience during the current period where determines the actual premium paid for that period. यानी कि ये भी determine कर होता है कितना प्रीमियम पे किया गया और कितने प्रीमियम पे ये है. A provisional premium is paid at the beginning of policy. A provision is paid at the beginning of the policy period. यानी कि provision premium जो है वो पे किया जाता है. That is principle of at the beginning of the policy period. The final premium is calculated at the end of policy period. The final premium
The final premium is calculated at the end of policy period, commonly used in worker compensation insurance. That is commonly used in workers compensation and insurance. Compensation कितना है? Now risk taking in life insurance. कि life insurance में risk taking का क्या meaning है और कैसे ही होता है? Life insurance actually use a mortality table or individual company experience to determine probability of death at each attained age. कि कितना हमारे पास probability of death होती है at each attained age में, कि इन ऐसे attained age में कितना हमारे पास पॉलिसी होती है. The annual expected value of death claims equal probability of death times the amount of insured must pay if death occurs. यानी कि जब भी डेथ होगी तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्लेम करेंगे. The annual deposit expected of death claims equals to the probability of death times probability of death times the amount of insurer must pay if death occurs. कि अभी डेथ occurs हो चुकी है तो उसमें इस तरह की ट्रांजेक्शन्स इसमें होंगी. The financial crisis and insurer के financial crisis भी आ रहे हैं. There exists a financial crisis के financial crisis क्या हैं और किस तरह से हैं? Financial crisis क्या है और किस तरह से हैं? The recent financial crisis have affected the financial institutions in different way. Banks were more negative impact as they issued the subprime mortgage. यानी जिसने भी subprime mortgage issue किया हुआ है, that have their overall changes and they have a issue with the subprime mortgage loan. इंश्योरर वर नॉट हेवीली इन्वॉल्व इन सब प्राइम लेंडिंग. यानी इंश्योरेंस को ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे या ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे इंश्योरेंस सब प्राइम मॉर्गेज लोन. इंश्योरेंस वर नॉट हेवीली इन्वॉल्व इन द सब प्राइम. इंश्योरेंस वर नॉर्मली not heavily involved in subprime lending. Insurer did not securitize the bad mortgage loan and mortgage debt was not a significant share of insurer's investment portfolio. यानी कि insurer investment portfolio की significant नहीं है. The bad mortgage loan and mortgage debt was not a significant share of insurer investment portfolio. कि insurer investment portfolio के लिए ये significant sign नहीं है, यानी significance उसके हिसाब से नहीं आ रही कि कितनी significance होनी चाहिए. Insurer were most affected by a sharp decline in the value of their investment portfolio. यानी कि इंश्योरर ज्यादातर तब डिक्लाइन करते हैं when their investment portfolio also declines. यानी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो जब उसमें डिक्लाइन होता है दैट मीन्स कि वहां पे हमारे पास इंश्योरेंस आ रही होती है. सो व्हाट वी हैव डन टुडे इज अबाउट द वैल्यूएशंस एंड वैल्यूएशंस के साथ साथ हमने ये मेजर किया कि परफॉर्मेंस क्या होती है. और परफॉर्मेंस के लिए हमने सबसे पहली चीज क्या मेजर की थी? लेट हैव सम रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. That is of first of all we started with the combined ratio and then investment ratio. और जब हमने कहा कि ओवरऑल ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी तो हमने कहा था जी कि हमारी कंबाइंड रेशियो में से इन्वेस्टमेंट रेशियो हमने निकालनी है. तो उसी के बाद हमारे पास आना है, यानी कि हमारे पास एक कंबाइंड रेशियो आई है और एक इन्वेस्टमेंट रेशियो हमारे पास आई है. उसके बाद जो देखा था हमारे पास बैलेंस शीट आया था लाइफ इंश्योरर का, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कौन कौन सी चीजें हैं जो लाइफ इंश्योरर की जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी या इनमें इंक्लूड नहीं हो सकती हैं. तो दैट मीन्स कि वी हैव टू सी कि हमारे पास कौन कौन सी लाइफ इंश्योरर्स की वैल्यूज आ रही हैं. देन पॉलिसी रिजर्व्स हमने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस उसमें पॉलिसी रिजर्व्स होती हैं, द रिजर्व ऑफ अमाउंट भी होती है और एसेट वैल्यूएशंस भी हो सकती हैं. यानी हमारे पास एसेट वैल्यूएशंस भी आ गई, रिजर्व फॉर अमाउंट भी आ गई है एंड पॉलिसी रिजर्व्स आर आल्सो बीइंग देयर. और ये एक तरह से हमारे पास क्या होती है? दीज आर बीइंग नोन टू बी एज आर लाइबिलिटीज. क्या कहलाती हैं? हमारे पास लाइबिलिटीज कहलाती हैं. ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? ये हमारे पास लाइबिलिटीज कहलाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट दैट मस्ट बी ऑफसेट बाय एसेट इक्वल टू दैट अमाउंट. जो जिसे कौन ऑफसेट करेगा? एसेट्स इक्वल टू दैट अमाउंट. द रिजर्व फॉर अमाउंट हेल्ड ऑन डिपॉजिट इज लाइबिलिटी रिप्रेजेंटिंग द फंड दैट आर ओड टू पॉलिसी होल्डर. यानी ऑन द हेल्ड ऑन डिपॉजिट इज द पॉलिसी लाइबिलिटी रिप्रेजेंटिंग फंड्स दैट आर ओन टू पॉलिसी होल्डर एंड अ बेनिफिशरीज एंड टू बेनिफिशरीज. यानी कि वही सारी चीजें जो बेनिफिशरी को भी आ रही हैं और डिपॉजिट की तरह पड़ी हुई हैं, उसमें ओल्ड बाय पॉलिसी होल्डर भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो उसमें से बेनिफिशरी भी हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हैं. द एसेट वैल्यूएशन रिजर्व इज अ स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग अकाउंट डिजाइन टू एब्जॉर्ब एसेट वैल्यू. यानी एसेट वैल्यूएशन रिजर्व जो है वो इसलिए हैं टू एब्जॉर्ब द एसेट वैल्यू फ्लक्चुएशन नॉट कॉज्ड बाय चेंजिंग इन इंटरेस्ट रेट. यानी एसेट वैल्यू जो है वो एसेट फ्लक्चुएशन आ रही है बट नॉट कॉज्ड बाय द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट. कि ये नॉट बिकॉज ऑफ चेंजिंग इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट की चेंजिंग का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है बिकॉज दे डोंट नो कि हमारे क्या चीज देखनी है क्या नहीं है. फिर हमने देखा था पॉलिसी होल्डर सरप्लसेस आ रहे हैं, वॉलेटाइल होते हैं इंश्योरेंस इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री देन पॉलिसी कॉजलिटी इंश्योरेंस की तरफ से होते हैं. बेनिफिट पेमेंट इंक्लूडिंग डेथ बेनिफिट क्या होता है? यहाँ पे
डेथ बेनिफिट भी आ सकता है, एन्युटी बेनिफिट भी आ सकता है, लाइफ इंश्योरेंस मेजर बेनिफिट आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस नेट गेन फ्रॉम सेल ऑफ ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू लेस टोटल एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू लेस टोटल एक्सपेंसेस होता है, एंड पॉलिसी ओनर्स डिविडेंड्स एंड अदर फेडरल इनकम टैक्सेस आर बीइंग देयर, यानी ये सारी की सारी इनकम टैक्सेस आर बीइंग देयर फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट अदर फेडरल इनकम टैक्सेस. Measuring the performance of life insurance, जब life insurance की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे? The number of measures can be used to gauge the performance of insurer. Pre-tax, after tax net income versus total asset, यानी after tax net income कितनी है and versus total asset है. Rate of return of policy owner surplus, यानी rate of return जो policy owner के पास है, what is the rate of return on that surplus, कि उस surplus में उसका क्या रोल है और वो कैसे इन रोल्स को आगे लेकर आता है. फिर रीमेकिंग इन प्रॉपर्टी एंड कॉजुअलिटी इंश्योरेंस आ रही है. स्टेट लॉ रिक्वायर्स रेट शुड बी एडिक्वेट फॉर पेइंग ऑल लूज एक्सपेंसेस. रेट शुड बी क्या नाम है, रेट शुड नॉट बी एक्सेसिव साइज दैट पॉलिसी होल्डर आर मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ देयर इंस्पेक्शन, यानी पॉलिसी होल्डर या you can say the policy holder has the more of them, whereas the policy holder are paying more than actual of two protections. Rate must be unfairly discriminatory. The rate must not be unfairly discriminatory and exposure that are similar with respect to the losses. And the third one is the expenses should not be charged sufficiently. That means that's being on the different roles, यानी कि different roles में ये आ जाता है. बिजनेस रेट मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे? डेफिनेटली क्या थे? रेट शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंड, रेट शुड बी स्टेबल ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रेट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू एंजॉइंग लॉस एक्सपोजर एंड द चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस. सो दैट मीन्स कि वी हैव गॉट कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. Retaking in property, casualty and insurance. The rate is the price per unit of insurance. Rate क्या है? That is price per unit of insurance. The exposure unit is a unit of measurement. Exposure unit क्या है? That is unit of measurement. And insurance pricing, यानी कि unit of measurement आ गया exposure में और वहाँ पे pricing आ रही है. So the pure premium is the portion of a real estate needed to pay loss or loss adjustment expense. कि लॉसेस कितने हैं और लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस कितने आ रहे हैं और कितने ज्यादा हैं. ग्रॉस रेट कंसिस्ट ऑफ प्योर प्रीमियम एंड लॉस एक्सपेंसेस. द ग्रॉस रेट कंसिस्ट ऑफ प्योर प्रीमियम एंड लोडिंग एलिमेंट्स, यानी प्योर प्रीमियम भी एग्जिस्ट करने हैं और लोडिंग एलिमेंट्स भी. द ग्रॉस प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड कंसिस्ट ऑफ द ग्रॉस डिग्रीज रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स. The gross premium paid by insured consists of gross rate multiplied by exposure unit. ये gross rate को हम किससे multiply करते हैं? Multiply by exposure units. There are three basic rates of rate making methods जो already हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले discuss किए थे. One is known to be as a judgmental rating and other one is known to be as a class rating. क्या आ रही है? Judgmental ratings आ रही हैं and other one is the class rating आ रही है. क्या आ रही है? Class ratings आ रही हैं. Class rates are determined using two basic methods. यानी class rates कैसे determine होंगे? Using two basic methods, that is pure प्रीमियम मेथड एंड लॉस रेशियो मेथड, यानी प्योर प्रीमियम मेथड एंड लॉस रेशियो मेथड, यानी ये दो मेथड्स हैं फॉर द मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी. मेरिट लिस्टिंग इज द रेटिंग प्लान बाय विच क्लास रेट्स आर एडजस्टेड अपवर्ड, यानी ये क्या है? रेटिंग प्लान बाय विच क्लास रेट्स आर एडजस्टेड अपवर्ड डाउनवर्ड और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लॉस एक्सपोजर, यानी इंडिविजुअल लॉस एक्सपोजर के साथ भी ये डेवलप हो रहा था और उसी के साथ भी ये आगे चला है. तो मेरिट रेटिंग मींस द प्लान बाय विच क्लास रेट्स आर एडजस्टेड और अपवर्ड और डाउनवर्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लॉस एक्सपोजर. यानी क्या आता है वहां पे? इंडिविजुअल लॉस एक्सपोजर आता है, तो दैट हैज द जीरो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. क्या आ रहा है यहाँ पे? हमारे पास जीरो इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है. अंडर अ शेड्यूलिंग प्लान ईच एक्सपोजर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ईच एक्सपोजर is individually rated. The basis rate is determined for each exposure. यानी basis rate क्या है? That is being determined for each exposure which is then modified by debit. यानी जिसे कौन modify कर? Debit और credit depending on physical characteristic. यानी कि modified by debit and credit depending on the physical characteristics of the एक्सपोजर की. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजर्स कितने हैं? कॉमनली यूज इन कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. किसमें यूज करता है? कॉमनली यूज कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की. ये हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर ये हमारे पास इंश्योरेंस एग्जिस्ट कर रही है.
यहाँ पे फिर आए थे हमने यूजिंग एक्सपीरियंस रेटिंग, हमने एक मेथड यूज किया था, रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग्स भी यूज की थी, और उसके बाद हमने कंबाइंड वर्कर कंपनसेशंस भी देखी थी। तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ये चीजें इन्वॉल्व हैं। तो अंडर द एक्सपीरियंस रेटिंग द क्लास और मैनुअल रेट्स द एडजस्टेड upward or downward based on past loss experience। किस पे बेस करा होगा? past loss experience। The insurer past loss experiences is used to determine the premium for the next policy period। के next policy period के लिए हम प्रीमियम बनाएंगे, और इसी के लिए यूज है commonly used in worker compensation experience। Life insurance actuaries use a mortality table or individual company experience to determine the probability of death। यानी कि कंडीशंस देखने के बाद वो कहेगा that there is a probability of death। The annual expected value of death claims equal to the probability of death times। यानी annual expected value of claims equals to property of that death time, and the amount of the insurer must pay if death occurred। The amount the insurer must pay if the death occurred or death has been occurred in the front of them। Financial crisis and insurers are there। The recent financial crisis has affected financial institutions in different ways। Insurers were most affected by the sharp decline in the value of their investment portfolio। ये जब sharp decline आएगा, that means it is being in the value of their investment portfolio। के investment portfolio के अंदर वो इसी तरह का changes आते हैं। Under retrospective rating plans, the insured losses experienced during the current policy and period determines the actual premium pays for that period। The provisional premium is paid at the beginning of the policy period and the final premium is calculated at the end of the policy period। That is known to be as a retrospective rating plan। और experience means the insurer past loss experience के ऊपर होता है, और retrospective में insurer experience during and current policy period determines। The provisional premium is paid at the beginning of policy period। The final premium is calculated at the end of period। के final premium कितना आएगा एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, एंड कॉमनली यूज्ड इन द वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंसेस। कितने आ रहे? वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस में ये इंक्लूड होगा कि ये हमारे पास इतनी कंपनसेशंस आ रही हैं। Life insurance actuaries use a mortality table of individual company experience to determine the probability of death at each attained stage। That means कि यहाँ पे हमने probability of death at each attained stage पे चेक करना है। The annual expected value of death claims equal the probability of death times the amount of insurer must pay if death occurs। यानी if death occurs the amount must be paid that how much to their beneficiaries को amount pay होगी। The recent financial crisis has affected the institutions in the different ways but more negatively impacted। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? That is more effectively impacted, यानी more negatively यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? impact आ रहा है। That means there is a negatively impacted as they issued the prime mortgage loans। कि क्या इशू किए इन्होंने? prime mortgage loans दिए, तो that means they are being issued। Insurer were not heavily involved in subprime lending। कि heavily involved नहीं है in subprime lendings में, कि जितनी भी subprime lendings है उसके लिए ये insurers that are being heavily involved। So that's the end of our lecture number 13. What we've discussed is how they are being evaluated, how the insurance companies balance sheets and income statement are being made, and what are the requirements। In the next lecture inshallah we are going to see कि insurance companies के further rules and regulations कैसे होती हैं और उनमें risk कैसे manage होता है। So that's the end of the lecture number 13। Allah Hafiz।